ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सोशोलॉजी से शुरुआत करेंगे। सोशोलॉजी की शुरुआत करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पहला चैप्टर है। इसमें अपन क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में? तीन बेसिक चीजें देखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ सोशोलॉजी के बेसिक टर्म्स जैसे कल्चर क्या होती है, स्टेटस का क्या मतलब है, रोल क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, इस तरह के टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह के टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे ही क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही है। तो हर सब्जेक्ट की एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है और उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझे बिना हम उस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। जैसे मान लो आपको क्रिकेट का मैच समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि एम्पायर क्या होता है, लेग आउट क्या होता है, पिच क्या होती है, स्टंप क्या होते हैं। उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। किसी भी गेम को समझने के लिए जैसे उसके टर्म्स को समझना होता है। जैसे कबड्डी खेलोगे तो आपको पता होगा टच लाइन क्या है, फाला क्या है, बोनस लाइन कौन सी है। इसी तरह एक सब्जेक्ट में भी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप कुछ टर्म्स देखोगे जैसे जीडीपी, जीएनपी, टैक्स इवेजन, इस तरह। इसी तरह एक सब्जेक्ट के तौर पर सोशोलॉजी की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। उसके कुछ टर्म्स को शुरुआत में समझ लेंगे और बाकी टर्म्स चैप्टर के साथ समझेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स में मूव करेंगे वैसे वैसे उसकी टर्मिनोलॉजी भी समझते चलेंगे। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में समझेंगे अपन वो होगा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको समझना जरूरी है। जैसे फंक्शनलिज्म क्या है, जैसे मार्क्सिज्म का क्या मतलब है, जैसे फेमिनिज्म क्या चीज है, जैसे इंटरेक्शनिज्म क्या होता है। इन चीजों को भी इसी चैप्टर में समझेंगे। फिर इस चैप्टर में तीसरी चीज जो जरूरी है वो है ह्यूमन बिहेवियर को लेकर वेरियस व्यूज हैं सोशियोलॉजी में। उन व्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। उनमें दो व्यूज इंपॉर्टेंट हैं, पॉजिटिविज्म एंड फिनोमेनोलॉजी। आज के लेक्चर का जो मकसद है वो है कुछ बेसिक टर्म्स को समझना, जैसे सोशलाइजेशन, कल्चर्स, स्टेटस, रोल एटसेट्रा। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टर्म बिहेवियर से, क्योंकि सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहली बात यह समझ लेनी चाहिए कि बिहेवियर होता क्या है। बिहेवियर बेसिकली इंसान भी करता है, ह्यूमन और ऑर्गेनिज्म, रेस्ट ऑर्गेनिज्म ये भी बिहेवियर कर सकते हैं। तो बिहेवियर दो तरह का हो सकता है, इंस्टिंक्टिव और लर्न्ड, सीखा हुआ। अब जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है इसकी दो क्वालिटीज होती हैं। पहला, ये इंपल्सिव होता है, इंपल्स से जनरेट होगा। और दूसरा कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन इनबिल्ट होता है। इंपल्स का क्या मतलब है? इंपल्स का मतलब है कि टू डू समथिंग, एक फोर्स है जो करना ही है। और इंस्ट्रक्शन का मतलब है हाउ टू डू दैट। मतलब जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं जो जनरली एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को भूख लगी है, भूख लगना और भूख को पूरा करने के लिए जो वो बिहेवियर करेगा वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होगा। और उस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की दो बातें होंगी, इंपल्सिव होगा और उसमें इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे मधुमक्खी किसी पर्टिकुलर वे में इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जेनेटिकली उसमें इनबिल्ट होता है। उस पर्टिकुलर वे में ही किसी फूल के पास जाके उसका रस चूसती है
और ऐसा करने का उसका इम्पल्स होता है। तो उसमें कोई जनरल गाइडलाइंस, एक्सटर्नल सोसाइटल गाइडलाइंस नहीं होती है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि तू पर्टिकुलर गुलाब के फूल पे जा, कि तू चमेली के फूल पे जा। उसमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है जेनेटिकली, और इम्पल्स है कि उसे जाना ही है फूल पे। तो इम्पल्स और इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, अगर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का एग्जाम्पल समझना है तो बेस्ट एग्जाम्पल है नेस्ट मेकिंग। नेस्ट मेकिंग मतलब घोंसला जो बनाती चिड़िया। कोई भी चिड़िया, जैसे मान लो अपन जो बहुत अच्छे जो घोंसले बनाती है एक चिड़िया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रजाति की, एक स्पीसीज की जितनी भी बर्ड्स होती हैं, एक स्पीसीज की जितनी बर्ड होती हैं, वो एक ही तरीके से घोंसला बनाती है। जैसे गौरैया, याद आया, घरों में आपने उल्टे लटकते हुए घोंसले देखे होंगे, बहुत प्यारे प्यारे बनाते हैं। अब जो गौरैया घोंसला बनाती है घरों में या बाहर पेड़ों पर लटकता हुआ देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे जो घोंसले होते हैं झोपड़ी टाइप के, उसमें परतें भी होती है, मंजिलें भी होती हैं, वो वाले घोंसलों की बात कर रहा हूं। अब इन घोंसलों को जब चिड़िया बनाती है तो वो जो बिहेवियर है घोंसला बनाने का, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि उसमें इंपल्स इनबिल्ट है और एक जेनेटिकली इंस्ट्रक्शन इनबिल्ट है। अब गौरैया को कोई टीचर क्लास लेके तो बताने नहीं जाता राजकुमार की तरह कि भाई इसे ऐसे करो। चिड़िया अपने आप उस घोंसले को बनाती है। तो बनाना इंपल्स है, और कैसे बनाना है वो इंस्ट्रक्शन है जो जेनेटिकली। तो जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इससे क्या आता है, वो सिमिलैरिटी लेके आता है बिहेवियर में। अब एक गौरैया ए है और एक गौरैया बी है। अब इसके घोंसले में और इसके घोंसले में बहुत ज्यादा अंतर आप देखो, आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो इंस्टिंक्टिव है। ये जो सिमिलैरिटी का फीचर है, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का फीचर है। लेकिन जैसे ही बिहेवियर लर्न हो जाता है, उसमें दो चीजें जुड़ जाती हैं, वो होती है नीड और चॉइस। नीड और चॉइस। अब इससे क्या मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो इंस्टिंक्टिव न होकर मोस्टली ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो लर्नड होता है, लर्नड बिहेवियर होता है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर में दो चीजें जुड़ी होंगी, एक नीड और दूसरी उसकी चॉइस। जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो सबकी अपनी नीड है, सबकी अपनी नीड है, और नीड में ही इनबिल्ट है उनकी चॉइस। जैसे खाना मुझे भी चाहिए, एक दूसरे आदमी को भी चाहिए। नीड सबकी सिमिलर है, लेकिन चॉइस सबकी अलग हो सकती है। जैसे खाना खाना सबकी नीड है, लेकिन कोई वेजिटेरियन है, कोई वीगन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई अकेजनली नॉन वेजिटेरियन है, कोई अकेजनली वेजिटेरियन है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है लाइफ हैबिट में, वो कहां से आ रहा है? चॉइस से आ रहा है। चॉइस होने का मतलब ही है कि बिहेवियर जो है वो लर्नड। अब ये लर्नड बिहेवियर जो होगा वो क्या लाएगा? वो वेरिएशन लेके आएगा। अब वेरिएशन समझना है, हमने घोंसला बनाना है यानी घर बनाने की बात से बोली थी। जब एक जीव ऑर्गेनिज्म अपना घर बनाता है, होम बनाता है, तो उसमें सिमिलैरिटी का फीचर था। क्यों? क्योंकि बिहेवियर घर बनाने का जो था वो इंस्टिंक्टिव था। लेकिन जैसे ही ये घर होम कंस्ट्रक्शन का बिहेवियर लर्न हो जाएगा तो इसमें वेरिएशन आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे। जैसे आपने शुरुआत में, मानव की शुरुआत, ह्यूमैनिटी की शुरुआत में देखा होगा केव्स में लोग रहते थे। उसके बाद देखा कि लकड़ियों के घरों में रहने लगे, फिर टेंट्स में रहने लगे, झोपड़ियां बनाने लगे, फिर ब्रिक्स मेड होम आने लगे, फिर अपार्टमेंट आने लगे, और स्लम भी हैं जरूरत के हिसाब से और अपनी नीड के हिसाब से। तो हमने देखा कि एक घर बनाने की बिहेवियर है, दो अलग अलग तरह के जीवों में दो अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखाई दे रहा है, एक लर्नड बिहेवियर और एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहां जाएगा? सिमिलैरिटी की तरफ। लर्नड बिहेवियर कहां जाएगा? वेरिएशन की तरफ, वेराइटी की तरफ। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। हमने बिहेवियर समझ लिया। अब बिहेवियर ही क्यूमुलेशन में आकर, इकट्ठा होकर, मेरा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, सोसाइटी के एक तरह की सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को मिलाकर बनती है कल्चर। कल्चर ये सामान्य परिभाषा है, सामान्य डेफिनेशन है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आइए समझते हैं।
we have seen that human behavior is mostly learned, which means human have no genetic codification for the homemaking or any other skill required to survive. It means they have to learn two things. What two things? Life skills. टू लाइफ स्किल किस लिए? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. और दूसरी थिंग क्या चाहिए? एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर. लाइफ स्किल सीख लेना काफी नहीं है, पैसा कमा लेना काफी नहीं है, उस पैसे कमाने के बाद उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है, कितना करना है, वो क्या है? एक्सेप्टेड वेज ऑफ लाइफ. आपके पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर पाओगे. आपको जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी के कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स होगा, उनको भी पालन में लाना होगा. उनके हिसाब से ही अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं. तभी आप सोसाइटी में नॉर्मल कैंडिडेट, नॉर्मल मेंबर कंसीडर करे जाओगे. अदरवाइज आप रिवेल घोषित किए जा सकते हैं या एबनॉर्मल घोषित किए जा सकते हैं. गॉट माय पॉइंट? तो हमने देखा कि ह्यूमन को दो चीजें सीखनी होती हैं सोसाइटी में रहने के लिए. एक लाइफ स्किल, वो किस लिए? टू अर्न लाइवलीहुड. दूसरी जो चीज है सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एक्सेप्टेड वेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज कल्चर ऑफ द सोसाइटी. तो अब ये कल्चर है क्या? अगर मुझे कल्चर को फॉलो करना है किसी सोसाइटी में जाकर, तो ये कल्चर होती क्या है? तो अपने पास दो बेसिक डेफिनेशन है. डेफिनेशंस को सोशियोलॉजी में या पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट में थिंकर के साथ याद करने का फायदा ये रहता है कि अपने कंटेंट में ऑथेंटिसिटी लेके आता है, वजनदार बनाता है, वर्दी बनाता है. मतलब हमने कोई बात कही, उसमें मैंने ये लिख दिया कि इसके हिसाब अनुसार है. एज पर रॉल्फ लिंटन, द डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज इट इज अ वे ऑफ लाइफ इन ए सोसाइटी. बहुत सिंपल है. बहुत बार सुना होगा ना, व्हाट इज कल्चर? इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो वे ऑफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? राल्फ लिंटन ने. प्लस दो चीजें हैं वो डेफिनेशन में, तो बताया इट इज अ वे ऑफ लाइफ इन ए सोसाइटी प्लस कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड हैबिट्स. ध्यान रखना है, हर वर्ड की अपनी एक अहमियत होती है, वैल्यू होती है, उसको हमको नहीं इग्नोर करना है. विच आर लर्नड एंड शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जब हम राल्फ लिंटन की डेफिनेशन लिखेंगे कल्चर की, राल्फ लिंटन के हिसाब से, तो कितनी बातें आ गई? 3 बातें बहुत जरूरी हैं जो ध्यान रखनी है आपको. इट इज अ वे ऑफ लाइफ इन अ सोसाइटी. अगली बात कलेक्शन ऑफ आइडियाज है, हैबिट्स है, और क्या है? लर्नड है, शेयर्ड है, ट्रांसमिटेबल है, मतलब ट्रांसमिट की जा सकती है एक से दूसरे जनरेशन में. एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, क्लाइड क्ल्यूकेहेन. क्लाइड क्ल्यूकेहेन के हिसाब से कल्चर क्या है? कल्चर इज अ डिजाइन फॉर लिविंग हेल्ड बाई सोसाइटी. मतलब कल्चर कुछ नहीं है, क्या है? एक डिजाइन फॉर लिविंग है, जिंदा रहने के लिए एक डिजाइन है. किसकी? एक सोसाइटी की. और हर सोसाइटी अपनी एक कल्चर हेल्ड करती है, मतलब रखती है. समझ में आया कल्चर? चलिए आगे समझते हैं. उदाहरण से समझ लेते हैं इसको, दोनों बातों. वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, हैबिट्स, शेयर्ड लर्नड एंड ट्रांसमिटेबल. जैसे अपन बात करते हैं वे ऑफ लाइफ, तो हिंदुस्तान में एक वर्ड बहुत चलता है आजकल, हिंदू वे ऑफ लाइफ. हिंदुइज्म आपने सुना होगा, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. इट इज अ वे ऑफ लाइफ मतलब कहना चाह रहे हैं कि हिंदुइज्म इज अ कल्चर. और अगर ये कल्चर है हिंदुइज्म, तो क्या है? कुछ कलेक्शन है ऑफ किसका? आइडियाज एंड हैबिट्स का. हिंदुइज्म होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आइडियाज होंगे. जैसे गीता पवित्र किताब है, गंगा पवित्र नदी है, पीपल पवित्र पौधा है, गाय पवित्र पशु है. इस तरह के आइडियाज का कलेक्शन दिख रहा है इसमें. हैबिट्स, कोई जनेऊ पहनता है, कोई वेजिटेरियन ज्यादा है, हिंदुइज्म होने का मतलब यह है. कोई राम राम ज्यादा करता है, तो उस सोसाइटी के लोग, हिंदू सोसाइटी के लोग कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स को भी पालन करते हैं.
अब जब ये हैबिट्स और आइडियाज का कलेक्शन है दिख रहा है हमें को, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा क्या ये लर्नड, शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड है। हाँ लर्न है, क्योंकि कोई आदमी जनेऊ पहनेगा नहीं पहनेगा ये तो सिखाया जाता है, ये सोशलाइजेशन का हिस्सा है, आगे समझेंगे। शेयर्ड तो एक आदमी तो जनेऊ पहनता नहीं है, बहुत से लोग जनेऊ पहनते हैं। ऐसे ही वेजिटेरियन एक आदमी नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। ये ट्रांसमिटेबल है कि नहीं? हाँ ट्रांसमिटेबल है भाई। जनेऊ पहनना आज से तो शुरू हुआ नहीं, वैदिक काल से शुरू हुआ होगा। वैदिक काल से गुप्त मौर्य काल आया, फिर गुप्त काल आया, फिर मध्य काल आया, फिर आधुनिक काल आया, और आज तक लोग जनेऊ पहन रहे हैं। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें ट्रांसमिटेड होती गई। गंगा मैया को पवित्र माना गया, तो ये आज तो मान लिया नहीं गया, सदियों पहले डिसाइड हुआ होगा, फिर ये बात ट्रांसमिट हुई होगी जनरेशन टू जनरेशन। मतलब हमको समझ में आया एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे ही यहां भी समझ सकते हैं। क्लाइड क्लूएन वाली तो डिजाइन फॉर अ लिविंग हेल्ड बाय ए सोसाइटी, सेम बात यहां लागू होती है कि जो हिंदुइज्म, हिंदू कल्चर है, ये एक जिंदा जीव सर्वाइव करने के लिए एक सोसाइटी को एक डिजाइन है कि नहीं है, पूरा सेट ऑफ नॉर्म्स है। मतलब एक हिंदू सोसाइटी के लोग कैसे शादी करेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे, किसका दर्शन करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हर चीज डिसाइडेड है कि नहीं है इसमें। हिंदू मैरिज आपने बहुत अच्छा नाम सुना होगा ना, बहुत ज्यादा सुना होगा कि हिंदू मैरिज दुनिया में आजकल बहुत विस्तार पा रही है कि हिंदू वे ऑफ मैरिज करनी चाहिए। ऐसे ही वेजिटेरियनिज्म हिंदुइज्म का एक पार्ट है, ऐसे ही जनेऊ हिंदुइज्म का पार्ट है, ऐसे ही कपड़े पहनना, कहते हैं ना भगवा कपड़ा और कुर्ता धोती, महिलाओं के लिए अलग ड्रेस कोड, ये सब क्या है? एक डिजाइन ही तो है सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए। तो एग्जाम्पल से हमने ये चीजें समझ ली कि कल्चर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि कल्चर क्या है, अब समझना जरूरी है कि कल्चर चाहिए क्यों, व्हाई कल्चर इज रिक्वायर्ड, व्हाट द नीड ऑफ द कल्चर। कल्चर चाहिए इसलिए, अब देखो क्यों चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर इज मोस्टली बेस्ड ऑन सोशल गाइडलाइंस rather than the instincts, and these guidelines must be learned. To operate society effectively, these guidelines must be shared among the members. Without shared culture, members of a society would be unable to communicate, cooperate. This inability would result into confusion, disorder and conflict. नहीं समझ में आया? समझते। देखो इस पूरे स्लाइड में हमने क्या समझने की कोशिश करी कि कल्चर हमको चाहिए ही क्यों, व्हाई वी रिक्वायर्ड कल्चर। तो सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है? कोऑपरेशन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ऑर्डर चाहिए होगा कि नहीं होगा? लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। और कन्फ्लिक्ट कम से कम हो, इसलिए पीस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ये तीन चीजें सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अब वो सवाल उठता है कि लोग कोऑपरेट करेंगे क्यों? क्यों करेंगे कोऑपरेट? तो कैसे करेंगे कोऑपरेट? कोऑपरेट करने का कोई साधन भी तो हो, तो वो साधन, वो इंस्ट्रूमेंट, वो टूल क्या है? वो है कल्चर। अब सवाल उठता है कि कल्चर जो है वो कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा देगी भाई? तो देखो कल्चर क्या करती है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए शेयर्ड कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स क्रिएट करती है। जैसे मान लो ये सोसाइटी है, इसमें 1000 लोग रहते हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी मान के चलते हैं। अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की कल्चर अगर शेयर है तो सब एक ही गॉड को मानेंगे, एक ही फूड होगा, एक ही तरह का, मतलब सब वेजिटेरियन होंगे, सब उसका रिस्पेक्ट करते होंगे, जो मान्यताएं होंगी, जो बिलीव्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो कल्चर कॉमन होने की वजह से लोगों में फ्रेटर्निटी की फीलिंग बढ़ती है, बंधुत्व, लगाव, सिमिलरिटी की फीलिंग आती है। जैसे हिंदू कम्युनिटी रहती थी इंडिया में, लेकिन जब इन्वेजन आए, इन्वेडर्स आए, इन्वेजन हुए, तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन लेके आए, इस्लाम।
तो आपने देखा होगा कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि दो कल्चर्स के बीच में टकराव हुआ था। ऐसे ही बात में आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश आए थे तो वो क्रिश्चियन कल्चर लेके आए थे, फिर टकराव हुआ था। तो जब जब कल्चर्स में टकराव होता है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग मीट करते हैं तो कन्फ्लिक्ट होता है इनिशियली, बाद में एडजस्टमेंट हो जाते हैं। वैसा ही हुआ अभी इंडिया में। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में कोऑपरेशन तब ज्यादा होता है जब उनकी फीलिंग कॉमन हो, बिलीव्स कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। आप क्लास में तो रहे ही होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं समझता हूं सबने क्लास का फेस देखा होगा। आप जिस क्लास में थे, क्या आपकी दोस्ती सबसे थी? नहीं रही होगी, डेफिनेटली नहीं रही होगी। एक ही क्लास में, ये आपका सेक्शन ए है, आप इसके मेंबर हो, इसकी स्ट्रेंथ 40 लोगों की है। इन 40 लोगों में एक आप हो, तो 40 का मतलब होगा एक आप प्लस 39 अदर, प्लस 39 एक आप और 39 अदर्स। अब देखो, इन 39 लोगों में क्या सबसे आपकी दोस्ती थी? नहीं होगी, नहीं होगी। इसमें से 2-4 लोग ही होंगे जिनकी दोस्ती आपसे हुई होगी, और इन 2-4 में से कोई एक आधी लोग होगा जिसकी दोस्ती क्लास के बाद भी सस्टेन करी। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दिया कभी? क्योंकि जिस आदमी से तुम्हारी दोस्ती कंटिन्यू हुई क्लास में और क्लास के बाद और उसके 10-20 साल बाद भी, वो इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आपके आइडियाज, आपके बिलीव्स उस व्यक्ति, उस इंडिविजुअल, उस कैंडिडेट से मैच करते थे। तो ये आपकी शेयर्ड, मतलब माइनर कल्चर कह सकते हैं कि आपकी जो छोटी सी कल्चर थी वो एक दूसरे से मेल खाती थी। तो जब आइडियाज कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, तो कोऑपरेशन की भावना बढ़ जाती है। यही होता है। तो कोऑपरेशन के लिए अपन को कल्चर चाहिए, ऑर्डर के लिए भी कल्चर चाहिए, ऐसे ही पीस मेंटेन करने के लिए भी कोऑपरेशन चाहिए, यानी कल्चर चाहिए। जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करती है तब कन्फ्लिक्ट होते हैं, दंगे होते हैं, राइट्स मतलब RIOT। ये राइट्स क्यों होते हैं, दंगे क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में इसीलिए होते हैं कि एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। चाहे वो श्रीलंका में बौद्ध सिंगला का केस हो, या अफ्रीका में तूत्सी वाला केस हो, या जर्मनी में हिटलर ने जो नाज किया वो केस हो, रेशियल, अमेरिका जैसे देशों में ब्लैक्स के साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं वो केस हो। वो क्यों होता है? क्योंकि कल्चर इज डिफरेंट। महाराष्ट्र में बिहारी लोगों के साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं वो क्या है? वो अनएक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड द कल्चर ऑफ अदर्स। तो जहां जहां कल्चर या तो सेम हो या दूसरी कल्चर के लिए एक्सेप्टेंस हो, वहां कोऑपरेशन, ऑर्डर एंड पीस आ जाए। समझ में आया? मैं समझा पाया अपनी बात? चलिए, कल्चर की इंपॉर्टेंस मैंने अच्छे लाइव एग्जांपल से समझाई है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, सोशलाइजेशन। अगला टर्म है अपना सोशलाइजेशन। व्हाट इज इट? ये क्या है? एक प्रोसेस है, कोई एक दिन की घटना नहीं है, एक इंसिडेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और प्रोसेस क्या? लाइफ लॉन्ग, फ्रॉम द डे वन। मतलब जब आपका जन्म होता है उस दिन से लेकर जिस दिन तक आप अंतिम सांस नहीं लेते उस दिन तक एक प्रोसेस है। उसके किस लिए प्रोसेस है? किसका प्रोसेस है? बाय विच इंडिविजुअल लर्न अ कल्चर ऑफ सोसाइटी। मतलब सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक आदमी, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग कल्चर को लर्न करता है, अपनी या दूसरों। ठीक है? अब सोशलाइजेशन दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? जो इन्फेंसी, जब आप छोटे से बच्चे हो, 2-4-6 महीने, 1-2 साल के, जब बच्चे बड़े नहीं होते, बाहर नहीं जाते घूमने फिरने, तब तक जो फैमिली के अंदर सोशलाइजेशन होता है,
पा से पप्पा, माँ से मम्मा, आ से एप्पल, ये आग है बेटा छूना मत, ये पानी है बेटा इसको गिराना मत, ये कांच है बेटा छुप जाएगा, ये सुई है बेटा लग जाएगी, ये जैसी बातें होती हैं, आग है बेटा झुलस जाएगा। ये क्या है? ये इनफेंसी के ड्यूरेशन में जो चीजें बच्चा सीखता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। और ये कहाँ होगा? विद इन द फैमिली बाउंड्री, फैमिली की बाउंड्री में, क्योंकि बच्चा अभी अपने पैरों पर चल के बाहर नहीं जा सकता है, किसी की गोद में ही बाहर जा रहा है। तो वो उसको ये चाची है, ये ताऊ है, ये मामा है, ये नानी है, ये पापा है, ये मम्मा है, ये भाई है, ये दीदी है, ये सब चीजें बोलना चलना करना सिखाते हैं। ये जो होता है सारी चीजें प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। उसके बाद जब बच्चा बाहर निकलने लगता है घुटुन या पैरों पे, वहां से शुरू हो जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन पैरों पर चलने के बाद खत्म हो जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन भी जीवन भर चलता है, क्योंकि शादी के बाद भी बहुत सी चीजें आदमी घर में सीखता है। फिर प्रौढ़ावस्था में जब कमाने की एज आ जाती है, मैच्योरिटी, मतलब जब आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तब आप एक नए फेज में घुसते हैं। वहां फिर सीखते हैं घर में ही, घर के अंदर, कि कैसे मैनेज करें। बड़े बड़े बच्चे हो गए, एक 15 साल का, एक 16 साल का, एक बच्ची भी है उसमें 16-17 टीनेजर, उनको कैसे मैनेज करना है आप घर में ही सीखोगे, ये बातें बाहर नहीं सीखोगे। फिर आप प्रौढ़ के बाद बन जाते हो ओल्ड, तो घर के अंदर उसमें फिर नई चीजें सीखते हो कि अब मैं ओल्ड होकर कैसा रहूंगा, कैसे रहूं, किस तरह की बातें रखूं, कैसे बातें कहूं कि बच्चों को बुरा ना लगे, कैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करूं, किस तरह अपनी एक्सपेक्टेशन को डिमांड करूं लोगों से। तो घर के अंदर का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो जीवन भर चलता रहता है, मेजर ये है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? इट टुक प्लेस फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द लास्ट ब्रेथ आउटसाइड ऑफ द फैमिली। मतलब घर के बाहर हम जो भी चीजें सीखते हैं, जैसे स्कूल में सीखते हैं बहुत सी चीजें, दोस्तों से, पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीखते हैं। पीयर ग्रुप से किसने 2-4 अच्छी बातें सीखी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादातर केस में पीयर ग्रुप बर्बादी की तरफ ले जाता है, ज्यादातर केस में। और मैं ये कोई मजाक में नहीं कह रहा हूं, एविडेंस कैसे है कि आप में से जितने भी सोसाइटी में लोग होते हैं, अल्कोहल की आदत लगना, गुटखा खाने की आदत लगना, बीड़ी पीने की आदत लगना, जुआ खेलने की आदत लगना, नशे जितने तरह के होते हैं उन नशों की आदत लगना, ये सब कहां से आता है? पीयर ग्रुप से आता है। कैरियर पर फोकस ना करने की बजाय उल्टे सीधे कामों में जाना बच्चे का, ये कहां से आता है? पीयर ग्रुप से आता है। सब सोशलाइजेशन का हिस्सा, लेकिन कहां? फैमिली के बाहर। स्कूल के बाद आप पीयर ग्रुप है, कॉलेज में जाते हो, बहुत कुछ वहां सीखते हो, कॉलेज के बाद फिर जॉब करते हो, वहां सीखते हो, किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनकर। तो ये आपका सेकेंडरी, मतलब जहां आपके फैमिली मेंबर्स का रोल आपके सोशलाइजेशन में नहीं है, आप कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोशलाइजेशन समझ में आया? अब सोशलाइजेशन क्यों चाहिए? हमने समझा सोशलाइजेशन है क्या, अब समझते हैं क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड सोशलाइजेशन। So without socialization, an individual would bear little resemblance to any human being defined normal, standard, his or society। मतलब अगर आपका सोशलाइजेशन नहीं होगा तो आपको नॉर्मल इंडिविजुअल कहलाने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे 2 एग्जाम्पल बहुत क्लासिकल हैं। एक है, अकबर ने एक बार ऑर्डर दिया कि ना ऐसा करते हैं, कुछ बच्चों को गॉड की भाषा, गॉड की लैंग्वेज मतलब हिब्रू, भाई गॉड की भाषा है तो सोशलाइजेशन की क्या जरूरत है, खुद ही सीख लेगा बच्चा। तो अकबर ने ऑर्डर दिया कि कुछ बच्चों को सोशलाइजेशन के पार्ट से, मतलब फैमिली से अलग रखा जाए और किसी से भी उनका इंटरेक्शन ना होने दिया जाए। तो बच्चे कैप्टिविटी में रखे गए, उनकी बेसिक नीड्स जैसे खाना पानी ये सब इंश्योर किया गया, लेकिन उनसे कोई बोल नहीं सकता था, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, न वो किसी से बात कर सकते थे। इस केस में अकबर को यह उम्मीद थी कि गॉड की भाषा यानी हिब्रू को
लोग सीख जाएंगे, बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्चे रह गए मूक, यानी वो केवल साइन लैंग्वेज समझ सकते थे बस। यानी अगर लैंग्वेज जैसी बेसिक चीजें भी सिखानी है तो अपन को सोशलाइजेशन चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं सीख सकता आदमी जब तक उसका सोशलाइजेशन नहीं हो। दूसरा एग्जांपल है वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ मिदनापुर, 1920 की घटना है, ये रियलिटी की घटना है। सोशियोलॉजी के हेरोलम्बस की बुक में ये मेंशन है, दोनों एग्जांपल मैंने अपनी मर्जी से चुन के नहीं लिखे हैं। तो आप अगर ऐसे एग्जाम्पल जो बड़ी बड़ी बुक्स में मेंशन है वो लिखते हैं तो आपके कंटेंट की वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है कि आपको एक एक्यूरेट एग्जाम्पल पता है किसी प्रोसेस के, किसी बात के, किसी चीज के। तो यहां ये हुआ था कि कुछ दो बच्चियां थी, दोनों बहनें थी। एक की उम्र 2 साल थी, एक की उम्र शायद 8 साल थी। ईयर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 8 साल मान के चलते। हुआ यह था कि बच्चों के लालन पालन शुरुआत से ही किसी ने जन्म देकर वो जंगल में रह गए और उनका जो जीवन है, जो लाइफ है, वो वुल्फ्स यानी भेड़ियों के साथ व्यतीत हुआ। तो उन्होंने ह्यूमन वे ऑफ लाइफ देखी ही नहीं, तो वो नहीं जान पाए कि खाना हाथ से उठा के तोड़ के खाया जाता है। वो कैसे खाते थे? डायरेक्ट मुंह से। वो नहीं सीख पाए कि पैरों पे चला जाता है, हाथ खाली रखे जाते। वो क्या चलते थे? चारों पैरों पे चलती थी दोनों लड़कियां। वो भाषा नहीं सीख पाई, वो भेड़ियों की तरह चीखती थी, जैसे भेड़िए अपनी आवाजें निकालते हैं वैसी आवाजें निकालती थी। तो ये पता चला कि इंसान को इंसान बनाने के लिए सोशलाइजेशन इज क्रूशियल। इंसान तभी इंसान बनेगा जब उसका सोशलाइजेशन होगा प्रॉपरली। तो ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और लाइफ को स्टैंडर्ड बनाने के लिए सोशलाइजेशन जरूरी है। मैं एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में हूँ, सेट में, शर्ट में हूँ, आप भी एक पर्टिकुलर तरह का कपड़ा पहनकर बैठे हो, तो आप नॉर्मल कहला रहे हो कि नॉर्मल हो। अगर कल कोई आ जाए इधर, मेल हो और फीमेल के कपड़े पहन के आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? एब नॉर्मल है। बोलोगे नहीं बोलोगे? या एक टीचर है और शर्ट में ना आके बनियान में पढ़ाने आ जाए, तो क्या बोलेगे? स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है। ये ड्रेस कोड्स मैंने कैसे सीखे? आपने कैसे सीखे कि पर्टिकुलर जगह पर किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? जैसे शादी के कपड़े अलग होते हैं, क्लास के कपड़े अलग होते हैं, किसी पार्टी में जाने के कपड़े अलग होते हैं, किसी के मरे में जाने के कपड़े अलग होते हैं। तो ये हम कहां से सीखते हैं? ये सोशलाइजेशन से सीखते हैं। तो अपनी लाइफ को नॉर्मल और स्टैंडर्ड बनाने के लिए सोशलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टर्म है अपना नॉर्म्स। ये क्या होते हैं? नॉर्म्स आर गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जाम्पल, ड्रेस कोड्स। नॉर्म्स क्या है? एक गाइडलाइंस है। और गाइडलाइंस किस लिए? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ टू एक्ट, हाउ टू कंडक्ट, अपने बिहेवियर को कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं सोसाइटी की, उन्हीं को कहते हैं हम नॉर्म्स। लेकिन क्या है? सिचुएशन स्पेसिफिक होती है गाइडलाइंस, वही गाइडलाइंस बनेगी क्या? नॉर्म। जब गाइडलाइन जेनेरिक हो जाए वो बन जाती है वैल्यू, जो अपना अगला टर्म आएगा। ठीक है, तो नॉर्म्स क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे एक रिलीजन ए है और एक रिलीजन बी है। ड्रेस कोड देखना आप, रिलीजन ए में मेल्स का ड्रेस कोड अलग होगा और फीमेल का ड्रेस कोड अलग होगा। जैसे हिंदुइज्म मान लेते हैं, बी स्पेसिफिक, थोड़ा सा आप क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे। हिंदू रिलीजन में मेल का ड्रेस कोड क्या है? धोती कुर्ता, है कि नहीं? फीमेल का साड़ी। अब इन मेल्स में भी यंग का ड्रेस कोड अलग होगा, एल्डर्स का ड्रेस कोड अलग होगा, यंग लेडी का ड्रेस कोड अलग होगा और एल्डर लेडी का ड्रेस कोड अलग होगा। यही केस है रिलीजन बी में। जैसे मान लेते हैं इस्लाम रिलीजन बी है,
इनमें मेल्स, यंग मेल का ड्रेस कोड अलग है, एल्डरली यंग मैन का ड्रेस कोड अलग है, फीमेल में यंग वुमेन का ड्रेस कोड अलग है, और एल्डरली वुमेन का ड्रेस कोड अलग है। तो ये डिफरेंशिएशन कहां से आ रहा है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता रही है, नॉर्म्स बता रहा है सिचुएशन के हिसाब से कि कब कहां कौन सा कपड़ा किस रंग का कैसे पहनना है। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आप घर में हो कैजुअल कपड़ा पहनते हो, क्लास में जाते हो दूसरी तरह का कपड़ा पहनते हो, शादी में जाते हो तीसरी तरह का कपड़ा पहनते हो, पार्टी में जाते हो चौथी तरह का कपड़ा पहनते हो, किसी के अंतिम संस्कार में जाते हो अलग तरह का कपड़ा। तो हर सिचुएशन के हिसाब से आपका ड्रेस कोड चेंज हो रहा है। तो सिचुएशन के हिसाब से जब गाइडलाइंस बदल रही है तो उसी गाइडलाइंस को बोलते हैं नॉर्म्स। अगला टर्म है हाउ टू इन्फोर्स दीज नॉर्म्स। अगर नॉर्म तो हमें पता चलेगा कि कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो अब ये नॉर्म्स को लागू कैसे करें? तो लागू करते हैं सैंक्शन के थ्रू। अब ये सैंक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दो तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे नेगेटिव में SC/ST एक्ट है, अगर आपने किसी दलित के खिलाफ कोई एट्रोसिटी करी तो आपको एक नॉर्म है SC/ST एक्ट, आपको सजा मिलेगी, तो आपको प्रोहिबिट करना है पर्टिकुलर बिहेवियर से। ऐसे ही इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल नॉर्म क्या है? अगर आपने किसी दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करी, हरियाणा में हो आप, तो आपकी क्या होगी? पेड़ पे उल्टे लटका दिए जाओगे। समझ रहे हो? तो इनफॉर्मल भी होते हैं, नेगेटिव हो गई सैंक्शंस, मतलब रोकते हैं आपको काम करने से। पॉजिटिव सैंक्शन कौन से होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को प्रमोट करें कि आप ये काम करो। उसके लिए भी दो तरीके से हो सकता है नॉर्म, पॉजिटिव फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब 80C का आपने प्रोविजन पढ़ा होगा, तो वो आपको सेविंग करने के लिए प्रमोट करता है। बीमा खरीदो, मतलब सेविंग करो, आपका टैक्सेबल नहीं रहेगी वो इनकम। 80C का वो कुछ चीजों को प्रमोट कर रहा है, सेविंग की हैबिट को। ऐसे ही इनफॉर्मल भी होता है, आपने कोई अच्छा काम किया, बुजुर्ग आया, आपने सलाम बोला, दादाजी सलाम, शाबाश बेटा शाबाश, ये क्या है? पॉजिटिव। इनफॉर्मल एक सैंक्शन है सोशल का, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है, कैसा करो। अब इनका रोल क्या है, भूमिका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इन रोल्स सैंक्शंस की? तो ये इंश्योर करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स। अगर मान लो मैं सोसाइटी ने डिसाइड किया कि ना इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, ये नॉर्म बना दिया, मान लो बनाई होगा तभी तो ऑनर किलिंग जैसी बात आई। तो बोला कि सेम कास्ट मैरिज होगी, सेम कास्ट मैरिज होगी, एक नॉर्म है और इसको लागू करना है, ये रूल है, इसको लागू करना है। तो किसके थ्रू करेंगे? इस सैंक्शन के थ्रू। नेगेटिव सैंक्शन लगाएंगे, अगर इंटरकास्ट करी ना तो बेटा उल्टे लटका दिए जाओ। तो ये सैंक्शन के थ्रू नॉर्म्स को हम क्या कर रहे हैं? लागू। टू इंश्योर सोशल कंट्रोल, हमने बताया कि जो मैरिज है वो एक कास्ट में ही हो सकती है, सेम कास्ट में ही हो सकती है, तो क्या करेगा? सोशल कंट्रोल। अब लोग इस डर से इंटरकास्ट मैरिज करने से बचेंगे, तो इंटरकास्ट मैरिज करने से बचेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का सोशल कंट्रोल होगा। अब सोसाइटी का कंट्रोल होगा उसके मेंबर्स पर। टू इंश्योर सोशल ऑर्डर, जब सोसाइटी कंट्रोल में रहती है तो ऑब्वियस ऑर्डर आ ही जाएगा। लास्ट चीज जो आज के लेक्चर में पढ़नी है वो है वैल्यू। ये वैल्यू होती क्या है? इज अ बिलीफ। क्या है? वैल्यू एक बिलीफ है अबाउट व्हाट? अबाउट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल। जैसे पढ़ना सही है और अच्छा है, ये मेरी मान्यता है। किसी की हो सकता है ऐसा लगे कि चोरी अच्छी है और डिजायरेबल है, उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू एक बिलीफ है, विश्वास है। किसके बारे में? कि कोई चीज अच्छी है और कोई चीज डिजायरेबल है, इसके बारे में। पर्टिकुलर सोसाइटी का बिलीफ दूसरी सोसाइटी से अलग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ ये मान्यता है कि वेजिटेरियन होना अच्छा है और डिजायरेबल है, लेकिन इस्लाम में नॉन वेजिटेरियन होना अच्छा है और डिजायरेबल है। क्या करती है? प्रोवाइड क्या करती है? जनरल गाइडलाइंस पूरी सोसाइटी के लिए, कोई सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हिंदू को वेजिटेरियन होना है, यूपी के को नहीं होना। कोई हिंदू है तो वेजिटेरियन है, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे अरब में रहे, चाहे यूएसए में रहे। ठीक है? डिफाइंस, क्या डिफाइन करेगी? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वर्थवाइल एंड वर्थ सर्वाइविंग फॉर। ऐसा क्या है जिंदगी में जैसे पाया जाए? जैसे अपन बोलते हैं वेल्थ, मटेरियलिज्म की दुनिया में वेल्थ
बहुत बड़ी एक वैल्यू है। तो रेस किसके लिए है? मेरी और आपकी रेस है किसके लिए? बहुत पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, सब यही है ना। तो वेल्थ, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक वैल्यू है, मनी, वेल्थ तो मटेरियल वैल्यू है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उसके लिए जीना चाहिए। क्या कर सकती है? वेरी, बदल सकती है वैल्यू। कैसे? सोसाइटी टू सोसाइटी। मैंने एग्जांपल दिया कि हिंदू सोसाइटी के लिए वेजिटेरियनिज्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैल्यूएबल हो सकता है, और नॉन हिंदू सोसाइटी के लिए, इस्लाम के लिए वेजिटेरियनिज्म की बजाय नॉन वेजिटेरियनिज्म बहुत जरूरी और डिजायरेबल हो सकता है। ये बेस किसका है? नॉर्म्स का। कोई भी नॉर्म्स वैल्यू के हिसाब से ही बनता है। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का बिलीफ है कि वेजिटेरियनिज्म अच्छा है, तो वहां नॉर्म बन जाएगा कि काऊ को काटा नहीं जा सकता। काऊ स्लॉटर नॉर्म बना, क्यों? क्योंकि बिलीव था कि वेजिटेरियनिज्म एक वैल्यू है, अच्छी चीज है, डिजायरेबल। समझ में आई बात? वैल्यू की पूरी कहानी। ठीक, यह है स्टेटस। अगला टर्म पॉज करके देखें एक बार। हाँ, अगला टॉपिक है स्टेटस। ये वर्ड, ये टर्म, स्टेटस होता क्या है? सोशल पोजीशन, सोशल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी नोन एज स्टेटस। मतलब सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है, ये है स्टेटस। डिफाइंड कल्चरली इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्टर्स ऑन विच इट इज बेस्ड। मतलब जैसे आप एक सोसाइटी में हो, तो आपकी पोजीशन जो है, आप इंडिविजुअल ए हो, तो आपकी जो पोजीशन है, आप कभी सन हो सकते हो किसी के, तो ये आपकी एक पोजीशन है। किसी के आप फादर हो सकते हो, ये आपकी एक पोजीशन है। किसी के आप ग्रैंड फादर हो सकते हो, ये आपकी एक पोजीशन है। किसी के आप स्टूडेंट हो सकते हो, ये आपकी पोजीशन है। किसी के आप गुरु हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, ये आपकी एक पोजीशन है। किसी के आप एम्प्लॉय हो सकते हो, ये आपकी एक पोजीशन है। किसी के आप एम्प्लॉयर हो सकते हो, ये भी एक आपकी पोजीशन है। एक ही इंडिविजुअल की कितनी पोजीशन है? किसी के आप फ्रेंड हो सकते हो, ठीक है। तो ये हैं अपनी पोजीशंस, यानी एक इंडिविजुअल की सोसाइटी में क्या पोजीशन है, वो कहां पर लाई करता है, इसी को बोलते हैं स्टेटस। स्टेटस मतलब ये नहीं कि एक अमीर है गरीब है, वो नहीं। स्टेटस मतलब कि सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स के रिलेशन में वो किस तरह है, किस रिलेशन में किसके लिए है, वो रिलेशन उसका स्टेटस दिखाता है। जैसे एक इंडिविजुअल किसी का अंकल हो सकता है, और वही किसी का भतीजा, नेफ्यू भी हो सकता है, वो किसी का मामा भी हो सकता है, और उसका भी कोई मामा हो सकता है, वो किसी का जीजा हो सकता है, और वो कोई उसका साला भी हो सकता है। तो ये सब रिलेशन के टर्म्स में जो स्टेटस पोजीशन आ रही है, उसको बोलते हैं स्टेटस। समझ में आई कहानी? समझा पाया मैं? चल, अब ये स्टेटस जो दो तरह का हो सकता है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। अब जो एस्क्राइब्ड होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिवली फिक्स्ड होते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे जेंडर स्टेटस, मतलब आप किसी की बेटी हो, तो अब आप बेटी ही रहोगी, मतलब जेंडर तो चेंज नहीं होगा। कम से कम बेटी से मां बन सकती हो, किसी की भतीजी बन सकती हो, लेकिन जो जेंडर एसोसिएट हो गया आपके साथ, मतलब आपको अगले जो रोल मिलेंगे वो जेंडर स्पेसिफिक ही रहेंगे। तो ये जेंडर का जो रोल आया कि आप बेटी हो, वो कैसा स्टेटस है? एस्क्राइब्ड, मतलब आप बदल नहीं सकते उसको। कास्ट, आप पर्टिकुलर कास्ट, मान लो जाट में पैदा हो गए, और एक आदमी दूसरा ब्राह्मण पैदा हो गया, ब्राह्मण फैमिली पैदा हो गया, तो अब इन दोनों की जो कास्ट रिलेटेड स्टेटस है, वो जन्म से, बाय बर्थ स्क्राइब्ड, दे कांट चेंज। तो रिलेटिवली, हालांकि लोग आउटकास्ट कर दिए जाते हैं, मैनी टाइम्स खुद आदमी जात को सरेंडर कर देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन केस ऑफ जेंडर यू कांट। ठीक है, तो ये हो गए एस्क्राइब्ड स्टेटस।
ऐसे ही कुछ स्टेटस होते हैं अचीव्ड, जैसे ये चेंजेबल हैं, चेंज हो सकते हैं। ये अचीव्ड होते हैं आपके पर्टिकुलर चॉइस से और एक्शन से। जैसे आप स्टूडेंट किसी के बनना चाहते हो या किस पर्टिकुलर टीचर के स्टूडेंट बनना चाहते हो, आपकी चॉइस है, बदल सकते हैं। और आप स्टूडेंट बनना भी चाहते हो कि नहीं चाहते, ये भी आपकी चॉइस है। ऐसे ही आप एम्प्लॉय बनोगे या एम्प्लॉयर, ये आपकी पर्टिकुलर चॉइस है। तो मैरिटल स्टेट, शादी आप करोगे कि नहीं करोगे, ये आपकी चॉइस है। ऑक्यूपेशनल स्टेटस, कि आप लोहार बनोगे, बढ़ई बनोगे, टीचर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, फौजी बनोगे, क्या बनोगे, ये आपका अपना डिसीजन है। तो जो स्टेटस आपने अपनी विल, इच्छा से, अपनी एक्शन से हासिल किया है, उसको बोलेंगे अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, समझा पाया स्टेटस होता क्या है? स्टेटस के दो टाइप कौन से हैं? एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। ठीक है, ये है रोल, एक नया टर्म। ये रोल क्या है? Each status in society accompanied by several norms that defines how the individual occupying particular status is expected to act। मतलब जब आप एक सोसाइटी में हो और आप इंडिविजुअल ए हो, ठीक है, अब इंडिविजुअल ए हो सोसाइटी में, तो कोई ना कोई स्टेटस आपका होगा। जैसे मान लो आप सन हो किसी के और किसी के फादर। अब इन दोनों सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक सेट ऑफ नॉर्म्स होगा कि बीइंग ए सन आपको कैसे बिहेवियर करना है और बीइंग ए फादर आपको कैसे बिहेवियर करना है। नहीं है, जैसे आपको फादर के तौर पर बिहेवियर करना है हमेशा, वैसे ही सन के तौर पर तो आप बिहेवियर नहीं कर सकते। या जैसे जो फ्रीडम आपको सन के स्टेटस के तौर पर मिली होती है, वो फादर के स्टेटस पर जाते जाते खत्म हो जाती है। बाइक उठाई और निकल गए घर से, लौट रहे रात को 12 बजे, फादर बन के ऐसा करके देखो, पता चल जाएगा। ऐसे ही बीइंग ए स्टूडेंट आप कुछ भी करने के लिए फ्रीडम होते हो, लेकिन जब टीचर बन जाते हो तब करके देखो वही काम जो स्टूडेंट के तौर पे आपने किए थे, आपको अच्छे लगते थे, नहीं कर पाते ना। तो हर स्टेटस से रिलेटेड, एसोसिएटेड कुछ नॉर्म्स होते हैं। इन नॉर्म्स के हिसाब से एक्ट करना सोसाइटी का आपसे एक्सपेक्ट करना कि पर्टिकुलर स्टेटस के हिसाब से आप एक्ट करोगे, यही है रोल, आपकी भूमिका। आपका रोल क्या है? मतलब आप पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर स्टेटस को रखते हुए कैसे एक्ट करोगे, इसकी एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी करती है आपसे, वही आपका रोल है। तो बीइंग अ फादर आपके पर्टिकुलर रोल्स होंगे, मतलब बच्चों की पढ़ाई इंश्योर करना, घर की सेफ्टी इंश्योर करना, घर में जो भी बेसिक एमिनिटीज है उनको इंश्योर करना, ये आपकी फादर होने के स्टेटस से एसोसिएटेड कुछ नॉर्म्स हैं, सोसाइटी ने बना रखे हैं। आपको वैसे ही काम करना है, जो काम करना है वही आपका रोल है। ऑन व्हाट स्टेटस ऑफ बीइंग अ फादर। ऐसे ही स्टूडेंट से अपेक्षा होती है कि वो अच्छे नंबर लेके आए, अच्छे तरह से पढ़े, अच्छी तरह से चीजों को याद करे। तो उससे भी एसोसिएटेड नियम है कि 6 बजे के बाद बाहर ना जाए, घूमे ना, पान तंबाकू ना खाए पिए। ये जो एक्सपेक्टेशन है किसी भी स्टेटस से एसोसिएटेड, वही एक्सपेक्टेशन कि हाउ टू एक्ट, मतलब सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि पर्टिकुलर तरीके से आपको एक्ट करना है। वही एक्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है? रोल है। और वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है स्टेटस से। स्टेटस से एसोसिएटेड है, एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करोगे, और ये एक्ट डिसाइड किससे होगा? नॉर्म से। समझ पा रहे हैं आप चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है? हमने पहले नॉर्म्स पढ़े थे इसीलिए, ताकि हाँ इस रोल और स्टेटस को समझने में मदद मिले। उसके बाद हमने स्टेटस समझा, अब समझ रहे हैं रोल। तो तीनों चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है, समझ में आ रही है? इसीलिए चीजों को कंप्लीटनेस में पढ़ना है, होलिस्टिक वे में पढ़ना है, सेग्रीगेटेड आइसोलेटेड वे में नहीं, क्योंकि चीजें कंप्लीटनेस में ही समझ में आती हैं कि पर्टिकुलर चीज क्या है। ठीक है, दिस स्टेटस ऑफ हस्बैंड, मतलब हमने ये समझ लिया वैसे
हस्बैंड के तौर पे अगर कोई किसी का स्टेटस है, मान लो आप किसी के हस्बैंड हो, तो आपके पास एक सोशल स्टेटस है। अब इस हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सी क्या होंगी, एक्सपेक्टेशन होंगी सोसाइटी की। क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? फैमिली, जो आपकी वाइफ है उसको खुश रखो, उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो, उसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब उस इंडिविजुअल ए का रोल है उस स्टेटस के नाते, ठीक है। सिंस एवरी इंडिविजुअल हैज मैनी स्टेटस एसोसिएटेड रोल्स, इंडिविजुअल इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ रोल, मतलब जब भी आदमी इंटरेक्ट करता है तो हम किसी न किसी पर्टिकुलर वे में एक्ट ही तो करते हैं। जैसे गुरु अपने क्लास में गया, टीचर अपने क्लास में गया, तो टीचर एक पर्टिकुलर रोल लेके जा रहा है, वो जाएगा बोर्ड पे पढ़ाएगा। ऐसे ही जब स्टूडेंट आएगा तो टीचर के आते ही खड़े हो जाएंगे, सलाम सर, फिर किताब खोल लेंगे जो सब्जेक्ट है उसकी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं ना। तो जो इंटरेक्शन हुआ टीचर और स्टूडेंट कम्युनिटी का, वो कहां से आया, वो रोल से डिसाइड हुआ, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन में जो एक्शन होते हैं वो रोल से ही रिलेटेड होते हैं, रोल की ही आउटकम है। इट मीन्स इट इज रोल दैट रेगुलेट्स एंड ऑर्गेनाइज द बिहेवियर ऑफ ईच इंडिविजुअल। फैमिली में आप मान लो 4 लोग हैं, मॉम, फादर, सन, डॉटर। ये चारों आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये इंटरेक्शन किस टर्म्स में होगा, रोल में। ये फादर के तौर पर रोल करेगा तो ये लाइवलीहुड लेके आएगा। ये मदर के तौर पर रोल प्ले करेगी तो ये खाना बनाएगी, घर की केयर करेगी। सन है तो ये पढ़ने पर ध्यान देंगे, सन और डॉटर, और एक दूसरे के प्रति और इनके प्रति जिम्मेदारी रखेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर ये 4 लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं तो किस टर्म्स में कर रहे हैं, अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। और ये रोल्स कहां से आ रहे हैं, हर स्टेटस से रिलेटेड कुछ सोशल नॉर्म्स है। और वो नॉर्म कहां से आ रहा है, वो आ रहा है कल्चर से। समझ में आ रही चीजें। तो सीखेंगे कैसे, वो सोशलाइजेशन से। तो हमने सारे टर्म्स को रिलेशन करके सीखे, तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये अपनी आज की क्लास यहां पे होती है खत्म। एक रिकैप कर लें हल्का सा ब्रीफ 2 मिनट में, हमने क्या क्या चीजों को समझा। हमने शुरू करी थी आज के चैप्टर की कि आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा कि क्या क्या पढ़ने वाले थे हम, 3 चीजें, बेसिक टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें सोशलाइजेशन, कल्चर, स्टेटस, रोल समझ लिए। फिर हमको दूसरी चीज क्या पढ़नी थी, इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। कौन कौन से पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इंटरेक्शनिज्म। फिर हमको पढ़ने थे क्या, व्यूज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पॉजिटिविज्म, फिनोमिनोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर का प्लान क्या था कि हम पढ़ेंगे केवल कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमने शुरुआत करी थी कहां से, बिहेवियर से। हमने बिहेवियर समझा था इंस्टिंक्टिव हो सकता है, लर्नड हो सकता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की 2 फीचर क्या होंगे, इंपल्सिव होगा, इंस्ट्रक्शन इनबिल्ट होगा। उदाहरण क्या समझा था, गौरैया का, गौरैया जितनी भी गौरैया सब एक तरह का घर बनाती हैं। लर्नड बिहेवियर कैसा होता है, जो नीड पर बेस्ड हो और चॉइस पर बेस्ड हो। ह्यूमन बिहेवियर देखा था, ह्यूमन के अलग अलग, ह्यूमनों के अलग अलग सोसाइटी में ह्यूमंस के अलग अलग तरह के घर होते हैं, जैसे हमने ये इस तरह एग्जांपल से समझा था। फिर समझी थी कल्चर क्या है, कल्चर की 2 डेफिनेशन समझी थी, राल्फ लिंटन की वे ऑफ लाइफ और आइडियाज एंड हैबिट का कलेक्शन, जो क्या हो, लर्नड हो, शेयर्ड हो और ट्रांसमिटेबल हो, कहां से, जनरेशन टू जनरेशन। फिर समझी थी क्लाइड क्लूहेन की डेफिनेशन, कल्चर इज ए डिजाइन फॉर लिविंग। दोनों का एग्जांपल समझा था हमने हिंदू वे ऑफ लाइफ से। फिर कल्चर की जरूरत, वाई कल्चर इज रिक्वायर्ड, तो कल्चर रिक्वायर्ड है किस लिए, 2 चीजों के लिए, 2-3 चीजों के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। यानी पीस चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो अपन को क्या चाहिए, कल्चर चाहिए। कैसे चाहिए था, हमने एग्जांपल से समझा था। फिर हमने समझा था सोशलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, किस चीज का, लर्न करने का। क्या लर्न करनी है, कल्चर ऑफ ए सोसाइटी। सोसाइटी की कल्चर को लर्न करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ होता है, घर की बाउंड्री के अंदर, घर के अंदर। जैसे बच्चा सीखता है प से पप्पा, माँ से मम्मा,
सेकेंडरी सोशलाइजेशन, घर के बाहर बच्चे से, पीयर ग्रुप से, स्कूल से, टीचर से, स्टूडेंट से, कॉलेज से, कहीं से भी सीख रहा है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। लेकिन सोशलाइजेशन कहां तक चलता है? डे 1 से डे लास्ट तक, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सोशलाइजेशन चाहिए क्यों, वाई सोशलाइजेशन। तो हमने देखे थे 2 एग्जाम्पल के थ्रू, अकबर के केस में और वोल्फ चिल्ड्रन ऑफ मेदिनापुर 1920 की कहानी। यहाँ मूक बच्चे बन गए थे हिब्रू भाषा सिखाने के चक्कर में, और यहाँ मजबूर लड़कियां भेड़ियों के जीवन के अडॉप्ट कर गई थी, वो ह्यूमन लाइफ से अवेयर नहीं हो पाई थी। फिर समझा था हमने नॉर्म्स क्या है। तो नॉर्म्स क्या है? एक गाइडलाइन है, कैसी? सिचुएशन स्पेसिफिक टू कंडक्ट इन पर्टिकुलर वे। हमने समझा था कि अलग अलग तरह के कपड़े पहनते ना, जैसे फैमिली में आप कपड़े अलग पहनते हो, कैजुअल, घर में हो, आप होम में हो, घर में हो तो कपड़े अलग, शादी के कपड़े अलग, और स्कूल के ड्रेस अलग, उसके बाद पार्टी की ड्रेस अलग, पिकनिक की ड्रेस अलग। ये सब कहाँ से आता है? तो ये कहाँ से डिसाइड होता है? नॉर्म से। तो नॉर्म क्या है? गाइडलाइन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। फिर हमने अब इन्फोर्स करना है नॉर्म्स को, तो कैसे सीखा था कि थ्रू सैंक्शंस। सैंक्शन कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों 2 सब पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे SC/ST एक्ट, वो आपको मना करता है कुछ करने से, अगर करा तो पेनल्टी ठोकेगी। ऐसे ही इनफॉर्मल, ऑनर किलिंग देखी आपने कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज करी तो उल्टे लटका दिए जाओगे। ऐसे ही पॉजिटिव सैंक्शंस में देखे थे हमने फॉर्मल, जैसे 80C, ये सेविंग्स को प्रमोट करता है। ऐसे ही इनफॉर्मल, आपने कोई अच्छा काम कर दिया फैमिली में, घर में, सोसाइटी में, तो शाबाशी दी जाती है, या आप बच्चा ऐसा खुद और आगे बढ़ो और आगे ऐसा ही करते रहो। सैंक्शंस के रोल समझे थे हमने, 3 रोल्स हैं। नॉर्म्स को इन्फोर्स करना, सोशल कंट्रोल को इंश्योर करना, और सोशल ऑर्डर को इंश्योर करना। फिर हमने समझी थी वैल्यू, होती क्या है? बिलीफ है, किसके बारे में? कि क्या गुड है और क्या डिजायरेबल है। क्या करती है? प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस। मतलब वेजिटेरियन होगा हिंदू, तो हिंदू यहाँ भी वेजिटेरियन होगा, USA में भी वेजिटेरियन होगा, चाइना में वेजिटेरियन होगा। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है। क्या डिफाइन करती है? इंपॉर्टेंस बताती है किसी बात की, किसी चीज की, वर्थ वाइल और वर्थ सर्वाइविंग फॉर। वेरी कर सकती है किस हिसाब से? सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे वेजिटेरियन हिंदुज्म की कल्चर का वैल्यूएबल है जो वेजिटेरियनिज्म है, और नॉन वेजिटेरियन इस्लाम का वैल्यूएबल वैल्यू है। तो वो नॉन वेजिटेरियन को वैल्यू करते हैं और हम वेजिटेरियनिज्म को वैल्यू करते हैं। क्या कर बनती है? ये जो वैल्यूज है, ये बेसिस बनती है किसके लिए? नॉर्म्स के लिए। जितने भी नॉर्म्स होते हैं सब वैल्यू बेस्ड होते हैं। हर नॉर्म ज्यादातर केस में किसी न किसी वैल्यू से जनरेट होता है। अगला टर्म सीखा था हमने स्टेटस। ये क्या है? सोशल पोजीशन, किसकी? इंडिविजुअल की। कहां पे? किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में। कैसे हो सकता है? एस्क्राइब और अचीव्ड। हमने देखा था कि एक आदमी कितने स्टेटस रख सकता है, ठीक है। अगला है रोल, हर स्टेटस से जुड़ा हुआ उसकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, हाउ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेटस। दैट्स हाउ वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट lecture of basic terms of sociology under the chapter of sociological perspective. Now we will continue with sociological perspectives like functionalism, Marxism, feminism and interactionism in next lecture. See you soon. Thank you very much.